नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा के आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, नए जमाने के बिजनेस में निवेश करने के लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स फैमिली ऑफिस की स्थापना कर रहे हैं। इस फैमिली ऑफिस के जरिए ज्यादा जोखिम वाले मौजूदा कारोबार से अलग सेगमेंट्स में निवेश के साथ साथ नए विचारों को सहारा देने, उनको इंक्यूबेट करने का भी काम होगा। इस ऑफिस को ग्रुप चेयरमैन आदि गोदरेज के बेटे फिरोज शाह गोदरेज संभालेंगे और शुरुआत कुछ करोड़ रुपए की निवेश राशि के साथ की जाएगी। जैसे जैसे अवसर आएंगे और जरूरत पड़ेगी उसके आधार पर पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नादिर गोदरेज के मुताबिक कुछ निवेश पहले ही किया जा चुका है। ज्यादा करके अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स के जरिए पूंजी डाली जाएगी जो स्ट्रेटेजिक होती है, पर यह निवेश गोदरेज इंडस्ट्रीज के जरिए करना काफी जल्दबाजी हो जाती है। इसलिए फैमिली ऑफिस के जरिए निवेश करना बेहतर है और अगर मौका मिला तो इसे बाद में कारोबार में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल ये कंपनी 3 ग्रुप कंपनियों गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज एग्रोवेट की होल्डिंग कंपनी है। 15 मई को गोदरेज इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट यानी एसबीआई एफएमएल को एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। हालांकि एसबीआई एफएमएल को यह हिस्सा खरीद 15 नवंबर 2023 तक यानी 6 महीने के अंदर पूरी करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि एचडीएफसी बैंक में एसबीआई फंड मैनेजमेंट की कुल हिस्सेदारी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती है। एचडीएफसी बैंक के मुताबिक एसबीआई और फ्रांस की अमुंडी के जॉइंट वेंचर एसबीआई फंड मैनेजमेंट ने हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई में आवेदन किया था। एसबीआई की इस जॉइंट वेंचर में 63% हिस्सेदारी है। 18 मई को जब यह खबर आई तो एचडीएफसी बैंक का शेयर 1/4% से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद हुआ। तीसरी खबर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने मार्जिन में सुधार की रणनीति तैयार की है। कंपनी ने अपने मार्जिन में हर साल 1% से सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी के कंज्यूमर कारोबार के मार्जिन 6.8% पर थे और वित्त वर्ष 2023 के नतीजे घोषित होना अभी बाकी है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज पोद्दार के मुताबिक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को प्रीमियमाइज करेगी, ब्रांड्स को दोबारा लॉन्च करने पर फोकस होगा और साथ ही इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कारोबार का डीमर्जर भी शामिल है। बीते 6 महीने में कंपनी ने अपने 2 ब्रांड्स बजाज और मॉर्फी रिचर्ड्स को रीलॉन्च किया है। साथ ही नेक्स्ट नाम का एक प्रीमियम ब्रांड भी लॉन्च किया है। इसके अलावा कुकवेयर ब्रांड निर्लेप को भी रीलॉन्च किया जाएगा। बीते 1 साल में औसत बिक्री मूल्य यानी एएसपी 15% ऊपर है और इसे हर साल 10% या उससे ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य है। यही नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कारोबार के डीमर्जर से कंपनी कंज्यूमर फोकस बन जाएगी। इस रणनीति के तहत सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 2025 में निवेश बढ़ाने की जरूरत को लेकर समीक्षा की जाएगी। 15 मई को बजाज इलेक्ट्रिकल्स का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीबीआई बैंक को खरीदने की लड़ाई और तीव्र होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक और प्रेम वर्षा की फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स ने आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए इच्छा जताई है और दोनों ही खरीदार इस बैंक में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी यानी 50% से ज्यादा हिस्सा खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों ही खरीदार अपने मौजूदा बैंकिंग कारोबार में आईडीबीआई बैंक का विलय करने के पक्ष में नहीं है। फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स 49.72% हिस्सेदारी के साथ कैथोलिक सीरियन बैंक यानी सीएसबी की प्रमोटर है। आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक और फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स के अलावा सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप और एमिरेट्स एनबीडी ने भी इस बैंक को खरीदने की इच्छा जाहिर की है। 15 मई को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 0.5% गिरकर और कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 0.5% चढ़कर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहली ये कि केंद्र सरकार की ओर से वेदांता फॉक्सकॉन की जेवी कंपनी वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड यानी वीएफएसएल को चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जल्द मंजूरी मिल सकती है। ये प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थित किया जाएगा, जिस पर वीएफएसएल 66,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी। सीनियर अधिकारियों के मुताबिक वीएफएसएल को मंजूरी लेने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसके बाद बहुत जल्द ये मंजूरियां आ सकती हैं। वीएफएसएल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए 2 कंपनियों यूएस की ग्लोबल फाउंड्रीज और यूरोप की चिप कंपनी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या एसटी माइक्रो के साथ शुरुआती करार कर लिए हैं, जिसकी जानकारी आईटी मंत्रालय को सौंप भी दी जा चुकी है। इन अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने वीएफएसएल से इन दोनों में से किसी एक पार्टनर कंपनी के साथ बाइंडिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी बाध्यकारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करार जमा करने के लिए कहा है। 16 मई को वेदांता का शेयर 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल की 50 से 60 करोड़ डॉलर का लोन जुटाने के लिए डॉइच बैंक के साथ साथ
जेपी मॉर्गन और बार्कलेज समेत कई ग्लोबल बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। दरअसल 31 मई तक वीआरएल को $50 करोड़ के बॉन्ड्स का पेमेंट करना है। हालांकि वीआरएल की फेडरल कैपिटल मैनेजमेंट के साथ $1 अरब की रकम जुटाने के लिए बातचीत चल रही थी, पर डील पूरी होने में देरी और ऊंची ब्याज दरों के चलते वीआरएल ने लोन की रकम को कम कर लिया है। ये लोन कंपनी की जिंक इंटरनेशनल यूनिट के जरिए उठाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी खबर यह है कि वेदांता के बोर्ड की वित्त वर्ष 2024 के पहले अंतरिम डिविडेंड की घोषणा पर विचार करने के लिए 22 मई को बैठक होगी। मजबूत शुरुआत के बाद 18 मई को वेदांता का शेयर हल्की गिरावट लेकर बंद हुआ था। छठी खबर, दुनिया के टॉप फैशन ब्रांड्स में से एक शी इन की भारत में दोबारा एंट्री करने की योजना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी शी इन के फैशन प्रोडक्ट्स फिर से भारत में बिकना शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर शी इन के प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर रही है और दोनों कंपनियां बहुत जल्द पार्टनरशिप की घोषणा कर सकती हैं। 2020 तक शी इन भारत में अपनी मोबाइल ऐप के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेच रही थी, लेकिन लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए तनाव की वजह से भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और इन ऐप्स में शी इन का मोबाइल ऐप भी शामिल था। 19 मई को जब यह खबर आई तो आरआईएल का शेयर करीब आधा फीसदी की बढ़त लेकर बंद हुआ। सातवीं खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली ये कि 16 मई को कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग को 1 साल पूरा हो गया। 17 मई 2022 को लिस्ट हुए शेयर ने 1 साल में शेयर निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की चपत लगाई है, क्योंकि 949 रुपए के इशू प्राइस से शेयर में 40% की गिरावट हो चुकी है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स में करीब 14% की बढ़त दर्ज की गई है। 1 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस के बाद ये कंपनी देश की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी, जो अब फिसलकर 13वें पायदान पर आ गई है। इस गिरावट की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो एलआईसी ने अदानी समूह की कंपनियों में बड़ा निवेश कर रखा था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस निवेश को लेकर कंपनी सवालों के घेरे में आ गई थी। दूसरा, इस साल के बजट में इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने पर टैक्स छूट को लेकर जो बदलाव किए गए हैं उससे एलआईसी को तगड़ा झटका लगा है और निवेशकों में टैक्स के एंगल से एलआईसी का आकर्षण कम हो गया है। 17 मई को एलआईसी का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है। एलआईसी की नई पॉलिसियों को बेचने से हुई आय यानी न्यू बिजनेस प्रीमियम, जिसे हम एनबीबी भी कहते हैं, उसमें गिरावट देखने को मिली है। अप्रैल 2023 में जहां पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एनबीबी में सालाना आधार पर 30% की गिरावट देखने को मिली, वहीं अकेले एलआईसी का एनबीपी साल दर साल 50.4% घटकर 5,810 करोड़ रुपए पर आ गया। इस कमी की मुख्य वजह ग्रुप सिंगल प्रीमियम की तेज गिरावट को माना जा रहा है। एलआईसी का पर्सनल सिंगल प्रीमियम अप्रैल में 23.1% गिरकर 1,014.5 करोड़ रुपए पर आ गया, जबकि ग्रुप सिंगल प्रीमियम 65.8% गिरकर 2,899.6 करोड़ रुपए पर रहा। 18 मई को एलआईसी का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट लेकर बंद हुआ था। 8वीं खबर, फ्यूचर रिटेल के लिए खराब खबरों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के 2 बड़े कॉर्पोरेट घराने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी एफआरएल को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दरअसल फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए कुल 6 कंपनियों ने अंतिम राउंड की बोली लगाई थी। गुरुवार 18 मई को खुली बोलियों के मुताबिक केवल एक कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए फाइनल बोली लगाई है। एनबीसीसी के पूर्व चेयरमैन अनूप कुमार मित्तल की ओर से स्थापित स्पेस मंत्रा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने फ्यूचर रिटेल के टेकओवर के लिए 550 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। हालांकि स्पेस मंत्रा का ऑफर इस कंपनी के कुल बकाये का केवल 3% हिस्सा है, क्योंकि फ्यूचर रिटेल पर लेंडर्स का कुल 19,200 करोड़ रुपए का बकाया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेस मंत्रा के ऑफर में एक शर्त भी है। शर्त यह है कि लेंडर्स का भुगतान कंपनी के एसेट्स की बिक्री पूरी होने के बाद होगा, और अगर एसेट्स की बिक्री नहीं हो पाती है तो स्पेस मंत्रा के पास इन एसेट्स को लेंडर्स को वापस लौटाने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा लेंडर्स को फ्यूचर रिटेल के कारोबार को टुकड़ों में खरीदने के लिए 5 और बोलियां भी मिली हैं, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 17 में जानकारी दी थी। 9वीं खबर, मान्यवर ब्रांड के तहत एथनिक वेयर बेचने वाली कंपनी वेदांत फैशन लिमिटेड यानी वीएफएल के प्रमोटर ने ओएफएस के जरिए 9.88% तक हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। 17 मई को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट ने 1962 करोड़ रुपए के 1.69 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है, जो कि कंपनी के कुल शेयरों का 7% हिस्सा है। मोटर्स के पास इस ओएफएस में 2.88% अतिरिक्त हिस्सा बेचने का भी विकल्प था। इस ओएफएस की न्यूनतम कीमत यानी फ्लोर प्राइस 1161 रुपए प्रति शेयर तय की गई थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक प्रोमोटर्स ने पब्लिक होल्डिंग बढ़ाने के लिए
ओएफएस की घोषणा की है। प्रोमोटर्स की कंपनी में फिलहाल 84.88% हिस्सेदारी है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में प्रोमोटर्स की कुल हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इस ओएफएस के बाद प्रोमोटर की हिस्सेदारी 75% के नीचे आ जाएगी, क्योंकि 18 मई को खुला नॉन रिटेल का हिस्सा और 19 मई को रिटेल का हिस्सा पूरा भर गया था। 18 मई को वेदांत फैशंस का शेयर करीब आधा फीसदी की गिरावट लेकर बंद हुआ। अगली खबर, सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मोर्चे पर सरकार 2 बड़े फैसले ले सकती है। पहला ये कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के डीमर्जर के बाद बनी कंपनी एससीआई एलएएल यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट्स लिमिटेड के निजीकरण के लिए सरकार जल्द बोलियां मंगवा सकती है और इसके बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निजीकरण पर भी फैसला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार एससीआई में अपनी पूरी 63.75% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। 18 मई को जब यह खबर आई तो एससीआई का शेयर करीब 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि एससीआई के अलावा सरकार अपनी स्टील कंपनी एनएमडीसी स्टील के निजीकरण के लिए भी जल्द मूल्य मंगवा सकती है। जून में कंपनी का छत्तीसगढ़ में नया स्टील प्लांट बनकर शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये बोलियां मंगवाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एनएमडीसी स्टील में सरकार अपनी 50.79% हिस्सेदारी बेचना चाहती है और उसके जरिए करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 18 मई को एनएमडीसी स्टील का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, भारत और इंडोनेशिया में बर्गर किंग की मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स वाली कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया यानी आरबीए में प्राइवेट इक्विटी फर्म एवरस्टोन कैपिटल अपनी पूरी 40.9% हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रही है। इस हिस्सा बिक्री के लिए एवरस्टोन की 2 पीई कंपनियों एडवेंट इंटरनेशनल और जनरल अटलांटिक के कंसोर्शियम के साथ बातचीत चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी इस हिस्सा खरीद के लिए एक दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, जिस वजह से आरबीए के शेयर में गुरुवार 18 मई को एक समय 20% का ओपी सर्किट भी हिट हुआ था। पर जुबिलेंट फूडवर्क्स ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया और हिस्सा खरीद की खबरों का खंडन कर दिया है। गुरुवार की 122.40 रुपये की क्लोजिंग के हिसाब से एवरस्टोन कैपिटल की 40.9% हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। 12वीं खबर, फिनटेक कंपनी इन्फीबीम की अपनी यूएई की स्टेप डाउन सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड की लिस्टिंग के जरिए 2.5 से 5 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। स्टेप डाउन सब्सिडरी का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी की आगे एक और सब्सिडरी। इस कंपनी को नैस्डैक दुबई और दुबई फाइनेंशियल मार्केट यानी डीएफएम में लिस्ट करवाने की योजना है। 2018 में इन्फीबीम ने यूएई की ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी वेवियन इंटरनेशनल को 43.2 लाख दिराम में खरीदा था और 2020 से एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड यूएई की इस कंपनी की सहयोगी कंपनी के तौर पर कामकाज कर रही है। माना जा रहा है कि इस लिस्टिंग प्रक्रिया में वेवियन इंटरनेशनल अपनी सहयोगी कंपनी एवेन्यूज वर्ल्ड एफजेड में 25% तक हिस्सेदारी बेच सकती है। 19 मई को जब यह खबर आई तो इन्फीबीम का शेयर करीब 2.25% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। 13वीं खबर, कैश मैनेजमेंट और पेमेंट सर्विसेज के कारोबार से जुड़ी कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने एटीएम मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में एंट्री ले ली है। दरअसल कंपनी ने चेन्नई में एक नया प्लांट शुरू किया है जिसमें बैंकिंग ऑटोमेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री होगी। इन उत्पादों में एटीएम्स, कैश रिसाइकलर मशीन्स और सेल्फ सर्विस कायोक्स शामिल हैं। कंपनी के इस प्लांट से हर महीने 2000 एटीएम्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, जिसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। सीएमएस इन्फो देश की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इस प्लांट की शुरुआत से कंपनी अपने बैंकिंग ग्राहकों को इंटीग्रेटेड बैंकिंग ऑटोमेशन सॉल्यूशंस ऑफर कर पाएगी, जिसमें एटीएम्स के उत्पादन से लेकर लगाने और उससे जुड़े सर्विलेंस सॉल्यूशन मुहैया करवा पाएगी। 19 मई को सीएमएस इन्फो सिस्टम का शेयर करीब 2.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ। 14वीं खबर, ऑनलाइन गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक के शेयर में शुक्रवार को 9% तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल नजारा टेक की सब्सिडरी यानी सहयोगी कंपनी नॉर्डविन गेमिंग ने ताजा फंडिंग राउंड में 2.8 करोड़ डॉलर या 232 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। जिन निवेशकों से ये रकम जुटाई गई है उनमें कुछ निवेशक नए हैं और कुछ कंपनी में पहले से निवेशित हैं। इन निवेशकों में नजारा टेक समेत साउथ कोरिया की डिजिटल गेम्स डेवलपर क्राफ्टन, जापान के सोनी ग्रुप, इनोपाक इंडिया और जेट सिंथेसिस के नाम शामिल हैं। इनमें से नजारा, क्राफ्टन और जेट सिंथेसिस पहले से ही कंपनी के निवेशक हैं। ताज़ा फंडिंग राउंड के बाद नॉर्डविन गेमिंग का वैल्यूएशन बढ़कर 34.9 करोड़ डॉलर हो जाएगा और नजारा टेक का अपनी सहयोगी कंपनी में 52.71% हिस्सा होगा। आपको बता दें कि नजारा टेक वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप पर आधारित गेम्स के अलावा छोटा भीम और मोटू पत्तू सीरीज के लिए जानी जाती है और इसकी मौजूदगी साउथ एशिया, सिंगापुर, वेस्ट एशिया और टर्की जैसे देशों में है। 19 मई को नजारा टेक का शेयर करीब 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख करते हैं। अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली ये कि अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन के बोर्ड ने बीते शनिवार को 21,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है।
इसमें से अदानी एंटरप्राइजेज 12,500 करोड़ रुपए और अदानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए की रकम जुटाएगी। ये रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए जुटाई जाएगी। इसके अलावा रकम जुटाने के लिए अदानी ग्रीन के बोर्ड की बैठक 24 मई को होगी। साथ ही 15 मई को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन्स और अदानी ट्रांस में 5% तक की गिरावट रही थी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में उस दावे को गलत बताया है जिसमें एक याचिकाकर्ता ने कहा कि सेबी 2016 से अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने 2016 में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स यानी GDR से जुड़े 51 मामलों की जांच की थी और उनमें कोई भी मामला अदानी ग्रुप की कंपनी से जुड़ा नहीं था। तीसरी खबर यह है कि सेबी के इस बयान के बाद सरकार के खिलाफ फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने अपना ताज़ा बयान में ये कहा कि वह जुलाई 2021 में संसद को दिए अपने बयान पर कायम है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2021 में संसद को बताया था कि सेबी अदानी ग्रुप से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। 16 मई को अदानी ग्रीन का शेयर 1% चढ़ा था और अदानी एंटरप्राइजेस 1% गिरा था। इसके अलावा अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले की जांच को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से सेबी को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय मिल गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त तक मामले की जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इससे पहले 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा था। अब इस मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। 17 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़ा था और इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स की निवेश इकाई ने अपने ESG पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश कम कर लिया है। जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद फरवरी में ही गोल्डमैन सैक्स ने ESG पोर्टफोलियो से अदानी ग्रुप की कंपनियों के 1 करोड़ 17 लाख शेयर बेच दिए थे। 18 मई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% गिरा था। साथ ही खबर यह भी है कि अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले की जांच के लिए गठित 6 मेंबर्स के पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। अपनी रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि उसने सेबी की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है। हालांकि अदानी समूह से जुड़ी 13 विदेशी एंटिटीज के मालिकाना हक पर सवाल बना हुआ है। पैनल की रिपोर्ट आने के बाद शुक्रवार 19 मई को अदानी समूह के 10 में से 9 शेयरों में बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरी खबर, कर्ज संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के दिवालिया होने का असर फैलता नजर आ रहा है। खबर यह है कि एक ग्लोबल एविएशन लीजिंग वॉचडॉग ने इस घटना के बाद भारत को नेगेटिव आउटलुक के साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया है। स्वाभाविक है इसका असर तमाम एयरलाइंस पर पड़ेगा जो लीज पर विमान लेती हैं। इसके अलावा जेट एयरवेज और उसके बाद अब गो एयर से जुड़ी घटना के चलते बैंक एयरलाइन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को लोन यानी कर्ज देने में और सतर्क हो गए हैं। लोन देने के लिए बैंक इस सेक्टर की कंपनियों से ज्यादा कोलेटरल की मांग कर रहे हैं और प्रोमोटर से अतिरिक्त पर्सनल होल्डिंग्स गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा गो फर्स्ट के लेसर्स यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों की अर्जी पर NCLT 22 मई को फैसला सुनाएगा। गो फर्स्ट के 3 लेसर्स ने NCLT के गो फर्स्ट की दिवालिया होने की अर्जी को मंजूर करने के फैसले को NCLT में चुनौती दी थी। साथ ही गो फर्स्ट के बाद ग्रुप की एक और कंपनी कर्ज के संकट में फंसती नजर आ रही है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने टेक्सटाइल और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी बॉम्बे डाइंग की ओर से अपने कर्ज के ब्याज को चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY24 और वित्त वर्ष 2024-25 में बॉम्बे डाइंग को 3,597 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना है, लेकिन राइट्स इशू के जरिए 940 करोड़ रुपए की रकम जुटाने में हो रही देरी के चलते कंपनी को कर्ज लौटाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा वाडिया समूह को गो फर्स्ट से 65 करोड़ रुपए का बकाया मिलना अभी भी बाकी है। खबर यह भी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने गो फर्स्ट को दिए गए कर्ज के चलते कुल 500 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का गो फर्स्ट में कुल 1300 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए के लोन के लिए कोलेटरल हैं। इसके अलावा गो फर्स्ट 27 मई से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने पायलटों को एक्टिव मोड में रहने के लिए कहा है। हालांकि कंपनी ने 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जो कि पहले 24 मई तक रद्द की गई थी। तीसरी खबर, एसएल समूह की कंपनी डिश टीवी के माइनॉरिटी शेयरधारकों ने कंपनी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी EGM बुलाने के लिए कहा है। कंपनी ने सोमवार शाम को स्टॉक एक्सचेंजेस को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि वो इन शेयरधारकों की रिक्वेस्ट की आंकलन कर रही है। माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स का कंपनी में 10.15% हिस्सा है और इस प्रस्तावित EGM को बोर्ड के पुनर्गठन के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें कंपनी के 2 लॉन्ग टर्म डायरेक्टर्स शंकर अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल को हटाना शामिल है। यही नहीं, इन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के 3 नए डायरेक्टर्स की बोर्ड पर नियुक्ति के लिए भी कहा है। दरअसल 24% हिस्से वाले डिश टीवी के सबसे बड़े शेयरधारक येस बैंक और 4% हिस्से वाली पूर्व चेयरमैन जवाहर लाल गोयल के नेतृत्व वाली प्रमोटर फैमिली के बीच बोर्ड सीटों को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। इससे पहले शेयरधारकों ने मार्च में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बोर्ड पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था, जो दिसंबर 2022 में बोर्ड में शामिल हुए थे। इसके अलावा दिसंबर 2022 में भी शेयरधारकों ने कंपनी की EGM के दौरान वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 के कंसोलिडेटेड नतीजों पर विचार करने के प्रस्ताव को
खारिज कर दिया था। 16 मई को डिश टीवी का शेयर करीब 4% की गिरावट लेकर बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहली ये कि 5G टेलीकॉम सेवाओं में पिछड़ने की वजह से वोडा आइडिया के 4G ग्राहकों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में 13 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने वोडाफोन की सेवाएं छोड़ दी हैं। कंपनी के लिए ग्राहकों के छोड़कर जाने का ये 21 महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वोडाफोन पर कर्ज का भारी बोझ भी है और उसकी वजह से कंपनी को 4G टेलीकॉम सेवा चलाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से भी कई ग्राहक वोडाफोन की सेवा छोड़ चुके हैं। यही नहीं, वोडा आइडिया के ग्राहकों में आगे और भी कमी आ सकती है और वो इसलिए क्योंकि वोडा आइडिया की 2 प्रतिद्वंदी कंपनियां जियो और एयरटेल तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। जब से इन दोनों कंपनियों ने 5G नेटवर्क स्थापित करने की शुरुआत की है, तब से लेकर फरवरी 2023 तक वोडा आइडिया ने 1 मिलियन यानी सिर्फ 10 लाख ग्राहक जोड़े हैं, जबकि एयरटेल ने 1.4 करोड़ और जियो ने 70 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं। फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक कंपनी का मार्केट शेयर 16.1% से घटकर 15.4% पर पहुंच गया है। 15 मई को वीआई का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि लंदन बेस्ड वोडाफोन ग्रुप ने वोडा आइडिया में अपने निवेश की वैल्यू घटाकर 0 कर दी है। वोडाफोन ग्रुप ने कहा कि वोडा आइडिया को कारोबार जारी रखने के लिए पूंजी जुटाने की जरूरत होगी। कंपनी की पेमेंट को लेकर काफी अनिश्चितता है और ग्रुप से पैसा आने की संभावना ना के बराबर है। वोडाफोन ग्रुप कंपनी का एक प्रमोटर है जिसकी 32.25% हिस्सेदारी है और आदित्य बिरला ग्रुप के पास 18.07% हिस्सा है, सरकार की ओर से 33% हिस्सा खरीदने के बाद। 17 मई को वीआई का शेयर 4% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो डिजिटल मीडिया कंपनी वाइस मीडिया की सबसे बड़ी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। वाइस मीडिया वही कंपनी है जिसने सोमवार को यूएस में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। विप्रो का इस कंपनी पर करीब $10 मिलियन या $1 करोड़ का बकाया है। दरअसल वाइस मीडिया ने विप्रो का एक आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट रद्द कर दिया था। ऑर्डर रद्द करने के बाद विप्रो ने वाइस मीडिया के इस फैसले के खिलाफ मई 2020 में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स यानी मध्यस्थता पुरस्कार का मामला दर्ज किया था और पिछले महीने यानी अप्रैल में इस मामले में कंपनी के हक में फैसला सुनाया गया था। इस फैसले के अनुसार कंपनी को वाइस मीडिया से $9.9 मिलियन का मध्यस्थता पुरस्कार मिलेगा, पर वाइस मीडिया के खुद को दिवालिया घोषित करने से ये रकम फंसती हुई नजर आ रही है। 17 मई को विप्रो का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। छठी खबर, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी प्रीकॉल ने मिंडा कॉर्प की ओर से कंपनी का 24.5% हिस्सा खरीदने की योजना पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI को अपना ऐतराज जाहिर किया है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के एपिसोड नंबर 7 में हमने आपको बताया था कि मिंडा कॉर्प ने 2 व्हीलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिजनेस में अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी प्रीकॉल का अतिरिक्त 24.5% हिस्सा खरीदने के लिए CCI से मंजूरी मांगी है। दोनों कंपनियों के बीच फरवरी 2023 में विवाद शुरू हुआ था जब मिंडा कॉर्प ने प्रीकॉल का 15.7% हिस्सा $208.90 प्रति शेयर के औसत भाव पर खरीदा था, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम खर्च की गई थी। प्रीकॉल में 36.5% हिस्सेदारी वाले प्रमोटर्स ने उस समय भी इस हिस्सा खरीद पर ऐतराज जताया था और कहा था कि फिलहाल ना तो उनका कोई पूंजी जुटाने का और ना ही अपनी हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा है। मिंडा कॉर्प ने फरवरी में कहा था कि यह सौदा केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और बाजार का भी यही मानना था कि मिंडा कॉर्प 26% तक हिस्सेदारी ही खरीदेगी। प्रीकॉल की गौरतलब है कि 2 व्हीलर क्लस्टर बिजनेस में प्रीकॉल का 40% हिस्सा है और मिंडा कॉर्प का केवल 15% हिस्सा है, जिस वजह से मिंडा कॉर्प की प्रीकॉल में दिलचस्पी है। 18 मई को मिंडा कॉर्प और प्रीकॉल के शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए थे। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। बायजूस को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं, एक अच्छी और एक खराब। अच्छी खबर यह है कि बायजूस 2000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने जा रही है। ये कर्ज सब्सिडरी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के IPO की तैयारी के लिए जुटाया जा रहा है। कर्ज के लिए अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म डेविडसन कैम्पनर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रही है। सौदे के तहत ये कर्ज 3 साल की अवधि का होगा। ताज़ा फंडिंग इक्विटी और स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जुटाई जाएगी। खराब खबर यह है कि कंपनी को लोन दिलाने वाले एजेंट ने बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की US की सहयोगी कंपनी बायजूस अल्फा के साथ साथ टेंजिबल प्ले और रिजू रविंद्रन के खिलाफ US की डेलावेयर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। ये मुकदमा ग्लास ट्रस्ट कंपनी और कंपनी के एक निवेशक की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें इस बात को लेकर विवाद है कि कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा, यानी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास होगा। कंपनी के लेंडर्स का कहना है कि साल की शुरुआत में कंपनी की ओर से डिफॉल्ट के चलते उनके पास कंपनी के बोर्ड में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधि बिठाने का अधिकार है।
अगली खबर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को लेकर भी इस हफ्ते दो खबरें आई हैं, एक खराब और एक अच्छी। खराब खबर यह है कि स्विगी के एक और निवेशक ने कंपनी के वैल्यूएशन में कटौती की घोषणा की है। यूएस बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म बेरेंट कैपिटल ग्रुप की ओर से चलाए जा रहे एक फंड ने यूएस के मार्केट रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2022 तक स्विगी के वैल्यूएशन को 34% घटाकर $7.1 अरब कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी निवेशक ने स्विगी का वैल्यूएशन कम किया है। पिछले हफ्ते इन्वेस्को ने जनवरी 2023 के अंत तक स्विगी का वैल्यूएशन 33% घटाकर $5.5 अरब कर दिया था, जो पहले $8.2 अरब था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 9 मई के एपिसोड में जानकारी दी भी थी। जनवरी 2022 में बेरेंट कैपिटल ग्रुप ने स्विगी का 0.7% हिस्सा खरीदा था और उसके करीब 6 महीने बाद जून 2022 में बेरेंट कैपिटल ने स्विगी का वैल्यूएशन घटाकर $6.7 अरब कर दिया था। बीते 2 हफ्ते में कई भारतीय स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कमी की गई, जिसमें स्विगी के अलावा ओला, बायजूस, फार्मीजी और पाइन लैब्स के नाम शामिल हैं। अब अच्छी खबर यह है कि गुरुवार 18 मई को स्विगी ने घोषणा की कि मार्च में कंपनी के फूड डिलीवरी कारोबार ने मुनाफा दर्ज किया है। अगर ईसॉप खर्च के एडजस्टमेंट के बाद देखें तो वो भी कारोबार शुरू करने के 9 साल से कम समय में। स्विगी के CEO और फाउंडर श्रीहर्षा मेजेट्टी ने कहा कि स्विगी ग्लोबली उन चुनिंदा फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक है जो 9 साल से कम समय में प्रॉफिटेबल हो पाई है। तो ये था कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार शाम को इसी समय फिर से नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।